मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड के अंतर्गत एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु सबसे सरल परमाणु तंत्र है, क्योंकि इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक होता है और इसके चारों ओर एक भारी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु तंत्र जैसे हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+ आदि भी एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लेकिन इनके नाभिक भारी होते हैं, अतः इनको हम हाइड्रोजन की तरह के परमाणु कहते हैं। और यहाँ पर हम जैसा कि पढ़ रहे हैं, जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पर हम अपनी सरलता के लिए प्रोटॉन को स्थिर और इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन की विद्युतीय क्षेत्र में गति करता हुआ मान लेते हैं। और जो श्रोडिंगर इक्वेशन है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, वो होगी ∇² psi अपॉन ∇x² प्लस ∇² psi अपॉन ∇y² प्लस ∇² psi अपॉन ∇z² प्लस 8π² m अपॉन h² e माइनस v psi इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने पहले ड्राइव किए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कूलम्बिक आकर्षण के कारण होता है, और जो स्थितिज ऊर्जा है वो बराबर होती है -ZE² अपॉन R के। तो यहाँ पर जो V है, यानी जो स्थितिक ऊर्जा जो कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कूलम्बिक आकर्षण के कारण है, तो यहाँ पर V जो है यानी जो स्थितिज ऊर्जा है वो R का फलन है, XYZ का फलन नहीं है। अतः हम V को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो विकल्प हैं। यहाँ पर हमने जो वेव इक्वेशन हमने ज्ञात की है वो हमने त्रिज्य निर्देशांकों XYZ के आधार पर के लिए प्राप्त की है। तो जबकि हम V को कार्टेशियन जो है कोऑर्डिनेट्स XYZ से व्यक्त कर सकते हैं, यदि हम R को √x² प्लस y² प्लस z² से प्रतिस्थापित कर दें। मतलब दो तरीके हैं कि या तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है से व्यक्त कर सकते हैं, यदि हम R को की जगह पर हम x² y² प्लस y² प्लस z² से हम R को प्रतिस्थापित कर दें। और दूसरा तरीका है कि हम श्रोडिंगर समीकरण को जो है ध्रुवीय निर्देशांक यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स जो कि R, थीटा और फाई में व्यक्त कर सकते हैं। तो ध्रुवीय निर्देशांक R, थीटा और फाई को बिंदु P के सापेक्ष निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, R ध्रुवांतर रेडियस वेक्टर की लंबाई है, जो कि O से R जो है रेडियस वेक्टर की लंबाई है, जो कि O से P के बीच में है। थीटा जो है इस डायग्राम में, थीटा जो है वो ध्रुवांतर है और Z के बीच का कोण है, यानी R और Z के बीच का कोण है। और शिरोबिंदु जेनिथ एंगल जो है वो बराबर होगी cos-1 Z अपॉन √x² प्लस y² प्लस z²। अब यहाँ पर फाई जो है XY तल में ध्रुवांतर यानी कि रेडियस वेक्टर जो है, इसके को जब हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें और x अक्ष के बीच में जो एजीमुथल एंगल है उसके बराबर होगा। यहाँ पर जो है मान लीजिए P की छाया जो है XY प्लेन पर पड़ रही है,
तो यहाँ पर जो जो है एक्स अक्ष और जो छाया पॉइंट जो है उसके बीच का जो कोण है वो जो है दिगंशी एंगल कहलाता है, और यहाँ पर दिगंशी कोण कहलाता है। और ध्रुवांतर जो है आर जो है उसके बहिर्वेशन और एक्स अक्ष के बीच के कोण के जो है वो फाई कहलाता है, बराबर tan -1 y/x। तो ध्रुवीय निर्देशांक और त्रिज्य निर्देशांकों में संबंध निम्न प्रकार है। यहाँ z बराबर r कोस थीटा, x बराबर r साइन थीटा कोस फाई और y इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ध्रुवीय निर्देशांक और त्रिज्य निर्देशांकों में संबंध है, इसको हम कैसे प्राप्त किया, ये मैंने इनबॉक्स में जो है वही सेम डायग्राम के आधार पर समझाया है। कि सपोज़ ये पहले वाला जो डायग्राम है बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है, बस इसमें थोड़ा सा लेबलिंग ज़्यादा की गई है, बिंदुओं को ज़्यादा स्पष्टीकरण से दिखाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि OA जो है, जो मूल बिंदु है O, वो बराबर Z के है। OP बराबर OP यानी कि रेडियस वेक्टर जो है उसकी लंबाई R है, बराबर R के है। OB पॉइंट को आप देखिए, ये बराबर Y के है और या DC के बराबर है। और OD बराबर जो है वो X के है। तो हम ट्राइंगल AOP में देखें तो यहाँ पर ट्राइंगल के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो OA/OP इक्वल टू कोस थीटा। यहाँ पर हम ये जो ट्राइंगल अलग से बना हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि कर्ण और आधार के बीच में थीटा एंगल है, तो उसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब होती है। तो यहाँ पर कोस जो है आधार अपन कर्ण बराबर है, तो यहाँ पर जो आधार है वो OA के बराबर होगा और OP बराबर R के है, तो Z/R इक्वल टू कोस थीटा। तो Z इक्वल टू R कोस थीटा। तो यहाँ पर हमने ये जो ध्रुवीय निर्देशांक और त्रिज्य निर्देशांकों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से इस ट्राइंगल के माध्यम से Z इक्वल टू R कोस थीटा हमें मिलता है। इसी तरीके से AP/OP बराबर साइन थीटा। तो AP बराबर जो है वो किसके है, OC के बराबर है। तो AP/OP इक्वल टू OC अपॉन R इक्वल टू साइन थीटा। तो OC या AP बराबर R साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर OC जो है हम आगे निकालेंगे, और ट्राइंगल जो है DOC में हम देखें तो कोस फाई इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, तो ये बराबर OD/OC इक्वल टू X R साइन थीटा है। तो यहाँ पर OC बराबर R साइन थीटा, यहाँ तो X बराबर R साइन थीटा कोस फाई, यही हमने निकाला है ऊपर। X बराबर R साइन थीटा कोस फाई और साइन फाई इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण बराबर CD अपॉन OC। तो OC बराबर था R साइन थीटा, तो और ये है साइन फाई के बराबर, तो Y इक्वल टू R साइन थीटा साइन फाई। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि Z इक्वल टू R कोस थीटा, X इक्वल टू R साइन थीटा कोस फाई और Y इक्वल टू R साइन थीटा साइन फाई। यहाँ पर
इस डायग्राम के माध्यम से हमने ये तीनों जो ध्रुवीय निर्देशांक और तिर्यक निर्देशांकों के बीच में संबंध को हमने प्राप्त कर लिया। इस तरीके से हम प्राप्त करते हैं। अब ध्रुवीय निर्देशांक में श्रोडिंगर समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हमने दी हुई है और ये जो श्रोडिंगर समीकरण है वो ये होगा, यानी कि ये जो पूरी क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 0 के बराबर होगी। अब v इक्वल टू -JD² अपॉन r रखकर पूरे समीकरण को, ये जो ध्रुवीय निर्देशांक में श्रोडिंगर समीकरण है, इसमें v इक्वल टू JD² अपॉन r रखें और पूरे समीकरण को r² sin² थीटा से गुणा करते हैं, तो ये हमें इक्वेशन 1.99 मिलती है। जो तरंग फलन है, 3 वेरिएबल्स r, फाई, थीटा और फाई का फलन है, तो तरंग फलन साई 3 वेरिएबल्स r, थीटा और फाई का फलन है। और तरंग फलन साई जो समय पर निर्भर नहीं करता है, उसके लिए तीनों चरों को 3 फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए साई जो है फंक्शन है किसका, r, थीटा और फाई का। तो यहाँ पर हम तीनों जो वेरिएबल्स हैं इसके साई के, उनको हम 3 फलन के गुणन के रूप में व्यक्त करें। अगर स्मॉल r का जो फलन है वो कैपिटल R है, थीटा का जो है कैपिटल थीटा है और फाई का कैपिटल फाई है, तो फलन R ब्रैकेट में R प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन नाभिक के ध्रुवांतर के सापेक्ष कैसे बदलता है जब थीटा और फाई स्थिर हैं। यानी कि हमें फलन जो है कि अगर हम खाली एक फलन R ब्रैकेट में स्मॉल r को लें तो, और बाकी तो जब कि थीटा और फाई स्थिर हैं तब फलन जो है नाभिक के ध्रुवांतर के सापेक्ष, यानी ये जो ध्रुवांतर है रेडियस वेक्टर है, इसके सापेक्ष कैसे बदलता है, इसको प्रदर्शित करता है। फलन कैपिटल थीटा ब्रैकेट में स्मॉल थीटा बताता है कि साई कैसे शिरोबिंदु दूरी थीटा के साथ बदलता है, यानी कि साई का मान कैसे जो है थीटा शिरोबिंदु दूरी जो है उसके साथ साथ बदलता है, यानी जेनिथ एंगल के साथ बदलता है जब r और फाई स्थिर रहते हैं। इसी तरीके से फलन फाई ब्रैकेट में स्मॉल फाई प्रदर्शित करता है कि साई कैसे जो है फाई के साथ बदलता है, और इस स्थिति में r थीटा स्थिर रहते हैं। यानी कि हम ये कहें कि अगर एक फलन जो है उसको प्रदर्शित करना है तो बाकी के दूसरे दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो स्थिर रहेंगे। अगर r को प्रदर्शित करना है तो थीटा और फाई स्थिर रहेगा। अगर थीटा को कैपिटल थीटा के फंक्शन को बताएंगे तो r और फाई कांस्टेंट जो है रहेंगे। यदि फाई को बताया जाएगा तो r और थीटा कांस्टेंट रहेगा। इसको इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्म में साई इक्वल टू r थीटा साई इक्वल टू r थीटा फाई, तो डेल फाई अपॉन डेल r इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल r इक्वल टू जबकि हम इसको लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल r इक्वल टू, जब कि यहाँ पर कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई जो है वो कांस्टेंट है, तो केवल चेंज जो आएगा वो केवल डेल r अपॉन डेल स्मॉल r। इसी तरह के डेल साई अपॉन डेल थीटा को हम, जबकि r और फाई कांस्टेंट है और जो चेंज है वो है थीटा में, तो डेल थीटा अपॉन डेल थीटा, कैपिटल थीटा अपॉन डेल थीटा स्मॉल थीटा।
और इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर इक्वल टू आर कैपिटल थीटा, जो कि कॉन्स्टेंट्स है, डेल स्क्वायर अपॉन फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। तो उपरोक्त तीनों मान समीकरण में रखने पर समीकरण 1.99 जो हमने पहले देखी थी उसमें रखने पर और साई इक्वल टू आर थीटा और फाई का भाग देने पर हमें इक्वेशन मिलेगी 1.101। अब समीकरण का तीसरा पद जो है केवल फाई का फलन है, जबकि अन्य पद आर और थीटा फलन है। जो तीसरा फलन है केवल फाई का फलन है, जबकि अन्य पद जो है वो आर और थीटा फलन है। तो इक्वेशन 1.101 जो है इसको व्यवस्थित अगर करें इसके अनुसार तो हमें इक्वेशन 1.102 प्राप्त होती है। और ये समीकरण तभी सही हो सकता है जब दो तरफ के पद समान स्थिरांक के बराबर हो, क्योंकि ये भिन्न चरों के फलन है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो 1.102 में जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू है -1/5 डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर इक्वल टू ml स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर दाईं तरफ जो है इसमें हमने ये 1/5 डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हमने इसको हमने राइट हैंड साइड में रखकर ml स्क्वायर रखते हुए पूर्ण समीकरण को साइन स्क्वायर थीटा से विभाजित करके व्यवस्थित किया है। तो ये इक्वेशन 1.104 हमें मिलती है। और फिर से हम अलग अलग वेरिएबल्स के साथ नए समीकरण बनाते हैं जिसमें दोनों तरफ समान स्थिरांक के बराबर हो जाते हैं। और ये समीकरण जो है ये स्थिरांक l+1 होता है। और समीकरण फलन थीटा और आर के लिए ml स्क्वायर अपॉन साइन, ये जो इक्वेशन 1.105 हमें मिलेगी। और ये इसमें ये जो इक्वेशन है 101.104 से हमने ये जो इस तरीके से इक्वेशन लिखी है। तो इक्वेशन में जो लेफ़्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है वो बराबर l+1 के बराबर है। इसी तरीके से जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो भी l और l+1 के बराबर है। तो हमें दो इक्वेशन 105 और 106 हमें मिली। तो समीकरण में 103, 105 और 106 को क्रमशः लिखा जा सकता है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अगर ये जो है इक्वेशन हमने ली है 103, ये इक्वेशन इसमें हमने इसको लेफ़्ट में ले लिया तो जो हमें इक्वेशन मिली है वो हो जाएगी डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर फाई अपॉन फाई इक्वल टू 0। और इसी तरीके से जो थीटा वाला जो पार्ट है उसको लें तो वो बराबर 0 के होगा। और इक्वेशन में 105 से जो है ये जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली चीज़ है, नहीं राइट हैंड साइड वाली चीज़ वाला जो पार्ट है वो l+1 के बराबर है। और जो लेफ़्ट वाला पार्ट है इक्वेशन का वो जो है वो भी l और l+1 के बराबर, यानी दोनों तरफ के स्थिरांक यहाँ पर बराबर हो रहे हैं। तो समीकरण से
को लिखा जा सकता है। और दूसरी जो इक्वेशन है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है, वो हम लें तो ये भी बराबर 0 के होते हैं। तो उपरोक्त समीकरणों के अनंत हल हो सकते हैं और हमें केवल वही चुनना है जो हाइड्रोजन परमाणु की एक इलेक्ट्रॉन के लिए उपयुक्त हो। यदि हम साई को ई की प्रायिकता निर्धारण के लिए काम में ले रहे हैं तो आर, कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई जो है परिमित, सतत, एकमानी, नॉर्मलाइज और लंबकोणीय होने चाहिए। तो और जब हम इन समीकरणों को हल करते हैं तो फाई इक्वल टू 1/√पाई ई प्लस माइनस आयोटा ml फाई। तो और यहाँ पर ml बराबर 0, 1, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 के बराबर है। और ml जो है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या है। तो यहाँ पर जो थीटा समीकरण है उसका हल निकालेंगे तो हमें ये इक्वेशन 1.108 हमें मिलेगी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर PL फैक्टोरियल m जो है वो सहचारी लेजेंड्रे फलन घात L और कोटि m है। और L इक्वल टू द्विहिंसी क्वांटम संख्या है। और R का जो समीकरण है उसका हल जो है 1.109 के बराबर होगा। तो रो इक्वल टू 2z/NA0R और A0 बराबर h²/4π² है। तो यहाँ पर जो n है वो मुख्य क्वांटम संख्या है और ये जो है सहचारी लोक बहुपद है। तो पूर्ण तरंग फलन प्राप्त काम में लिए जा सकता है यदि हम त्रिज्य भाग और कोणीय भाग को इस प्रकार से पृथक करें, यानी कि साई आर थीटा फाई इक्वल टू आर एन एल वाई एन एल आर एन एल ब्रैकेट में आर वाई एल एम ब्रैकेट में थीटा एंड फाई। तो जो ये वाई एल एम जबकि थीटा और फाई को कांस्टेंट है, नहीं थीटा और फाई के लिए है, इसको हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं और इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो वाई एल एम थीटा इंटू फाई इक्वल टू थीटा एल एम स्मॉल थीटा फाई एम एल फाई। तो दिशात्मक बंध के लिए पूर्ण तरंग फलन के इस मान पर प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाता है। अब है एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। साई स्क्वायर डी टो का समाकलन r के सभी मानों के लिए करने पर कोणीय वितरण फलन प्राप्त होता है। यह समाकलन जटिल होता है और कोणीय वितरण को ग्राफ द्वारा जो है p थीटा स्क्वायर और थीटा के बीच बीच में कर्व खींचा जाए, जबकि r और फाई जो है वो कांस्टेंट है। तो किसी भी कोण पर E की प्रायिकता केंद्र से उस बिंदु पर जहाँ यह वक्र में उस कोण को मिलता है कि सीधी लाइन प्राप्त होता है और रेखा का परिमाण उस दिशा में अधिकतम होगा जहाँ p थीटा स्क्वायर का मान अधिकतम होगा। तो सल्फर जो s जो तरंग फलन है वो थीटा और फाई नहीं रखते, अतः s कक्षक के लिए कोणीय वितरण फलन सभी दिशाओं में समान होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो गोलीय सममित होता है। तो ये तो s ऑर्बिटल के बारे में बात हुई, परंतु दूसरा ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल। तो 2pz जो है तरंग फलन को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो 2px इक्वल टू 1/4√2π r एक्सपोनेंशियल माइनस r/2 कोस थीटा इन एटॉमिक मास यूनिट में हमने बताया है इसको। तो कोणीय वितरण जो है एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी जो है वो
कोस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है। अतः कोस स्क्वायर थीटा के मान भिन्न थीटा के मानों के लिए त्रिज्य मतलब यानी आर अक्ष के सापेक्ष बताएंगे। जो है कोस थीटा के कोणीय वितरण जो है कोस स्क्वायर थीटा के समानुपाती है। अतः कोस स्क्वायर थीटा के मान भिन्न थीटा मानों के लिए रेडियल अक्ष के सापेक्ष बता सकते हैं और अधिकतम और न्यूनतम मान कोस स्क्वायर थीटा का +1 तो अब यहाँ पर y एक्सिस के लिए जो समीकरण है इसके द्वारा बता सकते हैं। तो कोणीय वितरण कोस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा के मान भिन्न भिन्न थीटा मानों के लिए जो त्रिज्य आर अक्ष के सापेक्ष हम चित्र बना सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम मान यानी अधिकतम मान जबकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0 या पाई के बराबर हो तो +1 है, और जब थीटा इक्वल टू π/2 है और ऋणात्मक मान कभी भी नहीं होगा तो ये कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब xz तल में थीटा के किसी भी मान के लिए फलन r पर निर्भरता समान होगी। जब r बराबर 2 है तो r स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -r अधिकतम होगा, परंतु फलन का मान यानी कि थीटा इक्वल टू 0 या पाई से कम होता है और 0 थीटा बराबर π/2 पर होगा। तो थीटा के किसी अन्य मान को जो कि कोस स्क्वायर थीटा इज लेस देन कोस थीटा होता है, इसके लिए कोस स्क्वायर थीटा और थीटा के बीच का चुनावी आलेख xz तल में दो अर्ध दीर्घवृत्त रखता है। जैसे कि इस डायग्राम में 2 अर्ध दीर्घवृत्त रखेगा, जबकि कोस थीटा और थीटा के बीच आलेख 2 अर्धवृत्त रखता है और ध्रुवीय अक्ष में कर्ण में वक्र के घूर्णन के कारण दीर्घवृत्त होता है, जो फाई के अन्य मानों के लिए भी आलेखित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्रुवीय अक्ष में वक्र के घूर्णन के कारण 2 दीर्घवृत्त बनते हैं जो फाई के अन्य मानों के लिए आलेखित किए जा सकते हैं। तो ये दोनों जो है ब में हमने चित्र में दिखाए गए हैं। दोनों दीर्घवृत्त जो है 2pz कक्षक के इलेक्ट्रॉन अभ्र को व्यक्त करते हैं और प्रत्येक अभ्र में अधिकतम घनत्व केंद्र पर होता है और प्रत्येक केंद्र नाभिक से r = 2 एटॉमिक यूनिट दूरी पर होता है। तो नाभिक पर घनत्व 0 होता है और xy जो तल है वो नोडल तल कहलाता है। इसी प्रकार से 2px और 2py के लिए भी कोणीय प्रायिकता आलेख को बनाया जा सकता है। अब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन त्रिज्य वितरण फलन जो है PR साई स्क्वायर d टो के सभी कोणों थीटा फाई पर r नहीं के समाकलन से पर नहीं r के समाकलन से प्राप्त होता है। तो साई इक्वल टू साई r थीटा फाई इक्वल टू r थीटा थीटा और फाई फाई। यदि r ये प्रसामान्यीकृत फलन है तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी और ये इक्वेशन होगी 110 और अंत में हमें इसको पूरा को सॉल्व करने के बाद में इक्वेशन आएगी PR = r स्क्वायर r स्क्वायर PR = r स्क्वायर r स्क्वायर।
यह त्रिज्य प्रायिकता घनत्व को बताता है। और समीकरण 110 इलेक्ट्रॉन की नाभिक से r दूरी पर और लंबाई dr के भीतर प्रायिकता को व्यक्त करता है। यह दिशा पर निर्भर नहीं करता। यदि हम साइड के स्थान पर rr का प्रयोग करें तो प्रोबेबिलिटी में जो स्मॉल चेंज है वो dp इक्वल टू r स्क्वायर d2 इक्वल टू r स्क्वायर d 4/3 पाई r क्यूब या dp इक्वल टू 4 तो यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब जो है वो जो गोला है उसका आयतन है। तो यह dp इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर r स्मॉल r स्क्वायर dr। साथ ही ये मानते हुए कि n स्क्वायर इक्वल जो इंटीग्रेशन है वो 4 पाई r स्क्वायर dr इक्वल टू v है। ये जो इक्वेशन है dp इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr है। साथ ही ये मानते हुए कि n स्क्वायर 4 पाई r इंटीग्रेशन 4 पाई r स्क्वायर dr। तो n जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और त्रिज्य प्रायिकता घनत्व 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह से त्रिज्य फलन वितरण के निर्धारण और वक्र से त्रिज्य प्रायिकता जो है भिन्न r के साथ प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।